हेलो लर्नर्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2019 का। ओके, और हम यहाँ पे साथ साथ पेपर 2 भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लिया करो भाई। और ये पार्ट 3 है ना, तो इसके भी 2 पार्ट आ चुके हैं, तो आपको सबका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप देखोगे ना सीडीपी में क्वेश्चन, कोई भी पेपर 1 या पेपर 2 अलग से सिस्टम नहीं होता, कॉमन क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पेपर 1 एंड 2 में। कभी वही क्वेश्चन पेपर 1 में आ जाते हैं, कभी वही क्वेश्चन पेपर 2 में आ जाते हैं। तो पेपर 1 और 2 सबकी वीडियो देखा करो भाई। यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है, जितना पॉसिबल होता है मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आए ना तो उसको आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओ अच्छे से। और सी टेट के साथ साथ ना ये वीडियो DSSB NVS और KVS के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो सारी वीडियोस देखो। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आती है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं भाई आज का डिस्कशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज की क्लास में हम 21 से स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। मतलब संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, अब देखो, जो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव होता है ना, उसमें क्या बोला जाता है कि जो लर्नर है ना, वो अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। वो खुद से एनवायरनमेंट में जाता है, उसको एक्सप्लोर करता है और वहाँ से वो अपनी लर्निंग को क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ओके, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं इसके हिसाब से। क्या बोल रहा है? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एंड रिकॉल। मतलब जो आपको सिखाया गया है बस आप उसको दोहराते रहें और रिप्रोड्यूस करते रहें, क्या इसको लर्निंग बोला जाएगा? तो अभी जो मैंने बताया उसके हिसाब से ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत, राइट। नेक्स्ट बोल रहे हैं लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोड मेमोराइजेशन। नहीं, लर्निंग जो है रोड मेमोराइजेशन का प्रोसेस नहीं है। लर्निंग इज कंडीशनिंग और बिहेवियर बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन, कि मतलब आप रिपीट कराते रहें बच्चे को बार बार वही चीज़ें, कंडीशनिंग करते रहें उसको एक ड्रिल टाइप कराते रहें, तो ये भी आपकी लर्निंग नहीं है। और एक चीज़ नोटिस करना, ये क्वेश्चन ना सेम आपका 2019 दिसंबर के पेपर में ही ना, ये आपका पेपर 2 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन एक ही बार में रिपीट कर जाते हैं, वही पेपर 1 में भी आ रहा है, वही पेपर 2 में भी आ रहा है। लास्ट ऑप्शन बचा अब हमारे पास, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट। यस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि जब बच्चा एक्टिवली इंगेज रहेगा आपकी एक्टिविटी में तो वो क्या करेगा? खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन। मतलब अधिगम सक्रिय वियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स। जब आप क्या करते हो, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हो एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, मतलब ये चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होगी, कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए और कुछ एग्जाम्पल ऐसे दे दिए जो चीज़ उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे के अंदर ना क्लैरिटी आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, ऑप्शंस क्या है? इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज, या फिर लीड्स टू कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट, कॉज गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, या फिर फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब आप खुद सोचो भाई कि क्या जब आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो बहुत सारे और नॉन एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करा रहे हो, तो बच्चे को ये भी समझ में आएगा कि ये चीज़ें इसके अंदर नहीं आएंगी, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत अच्छे से बनेगी, राइट। तो क्या ये देखो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा? नहीं, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। उसके बाद क्या यहाँ पे गैप आ जाएगा बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में कॉन्सेप्ट को समझने की? ये भी नहीं होगा। या फिर वो क्या करेगा? फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, बस प्रोसीजर पता चल जाएगा। ऐसा भी यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा? दिस इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंजेस। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया? राइट ऑप्शन हो गया। 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू इंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन रिवॉर्ड। मतलब एक टीचर क्या कर रहा है, बस बच्चों को बार बार बोले जा रहा है कि इंगेज करके रख रहा है एक्टिविटीज में, किस चीज के लिए? पनिशमेंट या पनिशमेंट से बचने के लिए, या फिर उनको रिवॉर्ड देने के लिए। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं क्या क्या?
डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को डिक्रीज कर देगा। इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या फिर वुड इनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स, या फिर डिक्रीज इन चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। तो आप खुद सोचो इसका आंसर राइट क्या होगा। देखो आप क्या कर रहे हो, एक्टिविटी में इंगेज करो, ये कह के कि अगर नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी और करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा आपको। तो क्या इससे बच्चों के अंदर मोटिवेशन आएगा? मोटिवेशन तो आएगा, लेकिन वो एक्सट्रिंसिक होगा। एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? जो आप रिवॉर्ड पाने के लिए करते हो, ठीक है, दूसरों के अकॉर्डिंग करते हो कि मुझे रिवॉर्ड मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग जो होता है जो आपके अंदर से निकल के आता है। तो इससे क्या होगा, जब आप रिवॉर्ड की बात करो, इससे तो एक्सट्रिंसिक जो आपका मोटिवेशन होता है ना वो बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। इंक्रीज इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, नहीं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो इंक्रीज होगा ही नहीं, क्योंकि आप रिवॉर्ड के लिए कर रहे हो ना, आप अंदर से अपने मन से नहीं कर रहे हो इस काम को। बच्चा अपने मन से नहीं करेगा, या तो पनिशमेंट के डर से करेगा या रिवॉर्ड के लिए करेगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा? गलत। वुड इनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन प्रोसीजरल गोल्स, नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ प्रोसीजर ही हो रहा है। बच्चा उस काम को कर ले रहा है बस एक्टिविटी को, कि उसको या तो पनिशमेंट ना मिले या फिर रिवॉर्ड मिल जाए, उसके अंदर मास्टरी नहीं आ पाएगी। ओके, तो ये भी गलत हो गया हमारा। लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास, इसको पढ़ते हैं। डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट, यस, इससे क्या होगा, जब वो रिवॉर्ड के लिए करेगा ना तो उसका जो अंदर से इंटरेस्ट होगा ना वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है जो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना, जो आपका भारी अभिप्रेरणा होती है, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, लॉन्ग टाइम में वो काम नहीं करती जब तक आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई, डिक्रीज द चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग, ये हमारा हो गया राइट ऑप्शन। इसीलिए हर बार रिवॉर्ड की बात नहीं करी जाती बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, इसमें से कौन से प्रैक्टिसेस हैं जो मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करती हैं? फर्स्ट क्या है आपका? कॉर्पोरल पनिशमेंट, या फिर कॉर्पोरेट लर्निंग एनवायरनमेंट, कॉपरेटिव, फिर नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, या फिर कांस्टेंट कॉम्परेटिव इवैल्यूएशन। अब आप खुद सोचो इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, और हमें यहाँ पे ऑप्शन भी चूज करने हैं। तो फर्स्ट फट से देखते हैं, जो नहीं है हमारे उनको हम डिलीट कर देते हैं। तो देखो मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने बच्चे को कभी बोल दिया कि चलो भाई हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, या कभी डंडे मार दिए बच्चों में, या फिर मुर्गा बना दिया, तो ये वो सब होता है आपका क्या? कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो क्या इससे मीनिंगफुल लर्निंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जब बच्चों को कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा, जब वो एक दूसरे के साथ मिलके करेंगे, तो यस जो आपकी लर्निंग होगी वो मीनिंगफुल होगी। तो ये हमारा हो गया राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यस कि आप साथ साथ इवैल्यूएट भी करते रहें, बच्चा सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा, अगर नहीं सीख रहा तो उसको और किसी तरीके से सिखाया जाए, इससे भी क्या होगी? आपकी मीनिंगफुल लर्निंग होगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, कि आप कॉन्स्टेंटली कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करते रहें। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि आप कंपेयर करते रहें बच्चों को, देखो वो वाला बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या करेगा? डिमोटिवेट फील करेगा जो अच्छा नहीं कर पा रहा। तो ऐसा भी हम नहीं करते। ओके, तो हमारे दोनों ऑप्शन कौन से सही हैं? सेकेंड और थर्ड। अब यहाँ पे इनमें से चूज करो भाई, सेकेंड और थर्ड किस में दिया हुआ है? सेकेंड में दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया? राइट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन, कैसे टीचर जो है फैसिलिटेट करे अंडरस्टैंड करने में, किसको? कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से करे वो? बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, तो आप सिर्फ लेक्चर दे देंगे और उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे जब तक आप उसको करके नहीं दिखाएंगे, ये गलत हो गया हमारा। बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर लें, देखते हैं इसको। फिर नेक्स्ट क्या है? रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, आप ड्रिल कराते जाएं, उसको बार बार प्रैक्टिस कराते जाएं। या फिर फोर्थ ऑप्शन को पढ़ते हैं, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। तो देखो इन तीनों में से भी आपको सबसे पॉजिटिव वाला कौन सा लग रहा है? फोर्थ वाला, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। बच्चों को आप क्या दो? अपॉर्चुनिटी दो कि वो एक्टिविटी खुद से करके देखे, एक्सप्लोर करे कि क्या क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 26, अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय, एक प्राइमरी स्कूल टीचर है जो बच्चों को इनकरेज कर सकता है कि वो भी एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है। कैसे? ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड फॉर एवरी स्मॉल टास्क के, मतलब उसने कोई छोटा मोटा काम भी करा ना, उसको बोल दिया बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, और उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड प्रोवाइड करा दिए। सेकेंड इज एम्फेसाइजिंग ओनली द प्रोसीजरल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज मतलब आप सिर्फ उसको प्रोसेस बताते जा रहे हो, डेप्थ में उसको कोई उसका डिटेल नॉलेज नहीं मिल रही है। नेक्स्ट इज डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, या फिर उसको जो क्या कहते हैं, जब वो इनकरेक्ट आंसर करता है तो उसको डिसमिस कर दिया या फिर उस पर कोई पेनल्टी लगा दी, लाइक आपने उसको कोई पनिशमेंट दे दी ये। या फिर फोर्थ ऑप्शन बचता है हमारा इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम। तो आप खुद सोचो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या लग रहा है। जो मोस्ट पॉजिटिव आंसर है आपका वो क्या है, फोर्थ वाला, कि आप इनकरेज करें बच्चों को। जैसे हम क्लास में बोलते हैं ना कि डरो मत, बच्चों को हम क्या बोलते हैं, डरो मत, कोई बात नहीं, गलती तो बोलो कि बोलो, इट्स ओके, आप गैस लगाओ, है ना। तो इनकरेज करो बच्चों को, इंट्यूटिव गैस लगाए, ताकि उनके अंदर क्या होगी, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, उनके अंदर एक सोचने की जो है शक्ति आएगी। तो जो इफेक्टिव जो स्ट्रेटेजी है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो क्या है आपकी, ये वाला फोर्थ ऑप्शन, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। क्या बोल रहा है, कौन से पीरियड में जो आपकी फिजिकल ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है वो सबसे ज्यादा तेजी पर होती है। ओके, विकास जो तीव्र गति से घटित होता है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं भाई। फर्स्ट क्या है, इन्फेंसी एंड अर्लियर चाइल्डहुड, मतलब जो आपका शुरुआती चाइल्डहुड होता है वो, या फिर अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड में होती है। नेक्स्ट इज मिडिल चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस, या फिर अडोलसेंस एंड अडल्टहुड। तो एक चीज ध्यान रखना, जो आपकी डेवलपमेंट या फिजिकल ग्रोथ होती है ना वो सबसे ज्यादा, जो कि ग्रोइंग ईयर्स हम किसको बोलते हैं, 2 से 5 साल के जो होते हैं, या फिर सॉरी बर्थ से 5 ईयर्स तक होता है ना, बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, तो उस चाइल्डहुड पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी या फिर अर्ली चाइल्डहुड। यानी कि शैशवावस्था या फिर प्रारंभिक जो वाली अवस्था होती है उसमें बच्चे की डेवलपमेंट या ग्रोथ जो हो रही है सबसे तेजी से हो रही होती है। आपने कॉम्प्लेन या बॉर्नविटा के ऐड में भी देखा होगा कि बच्चों को ग्रोइंग ईयर्स में ये सब देना चाहिए, क्योंकि वो एक रैपिड पेस पे ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए, राइट। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने बच्चों को ये पिलाने लगे, आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सा नहीं है। तो देखो भाई यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, तो यस डेवलपमेंट जो होती है आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है, जब तक आप मरने जाते हैं आपकी डेवलपमेंट चलती रहती है। ओके, ये कहाँ जाती है, बोम से लेके टोम तक जाती है। ओके, नेक्स्ट इज मतलब जब आप पैदा होते हैं तब तक से लेके जब आप कवर में जाते हैं तब तक आपकी डेवलपमेंट चलती ही रहती है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, यस जब आप धीरे धीरे सीखते जाते हो तो जो पहले आपका डेवलप हुआ होता है वो बाद में क्या होता रहता है, मॉडिफाई होता रहता है, जैसे जैसे आप और ज़्यादा सीखते जाते हो। ओके, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो यस डेवलपमेंट जो होती है आपका जो विकास है ना उस पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों से ही वो इन्फ्लुएंस होती है। फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ पे, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट जो है डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। अब देखो यहाँ पे नॉट पूछा था यहाँ पे, ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन तो मैंने बताया ही जैसे आपको कि ये होते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। तो हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन है यानी कि जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि नॉट बोला यहाँ पे, वो क्या हो गया फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या बोला, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट जो है ना वो इसको इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कल्चरल कंटेंट्स होते हैं ना वो हमारे डेवलपमेंट को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप कैसे सोसाइटी में रहते हैं, उसका भी आपके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ यूनिवर्सल ही नहीं है, बल्कि उसका जो असर है ना, उसका जो कल्चर है आपका, उसका भी उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29,
द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, जो प्राइमरी कॉज होता है इंडिविजुअल वेरिएशन का मतलब जो आपकी व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं या विभिन्नताएं होती हैं, हर इंडिविजुअल अपने में अलग होता है ना, उसका प्राइमरी कॉज क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, मतलब जो उसको माँ बाप से मिला है जेनेटिकली, वो इसका रीज़न होता है। या फिर द इनबॉर्न करेक्टरिस्टिक्स, या फिर आपकी जो जन्मजात विशेषताएं होती हैं वो। थर्ड इज द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर आपको इन तीनों ऑप्शन के बारे में नहीं भी पता है ना, फिर भी आपको ये पता है कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि जो आपकी क्या कहते हैं डेवलपमेंट होती है वो इंटरप्ले होती है किसके बीच में, बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जो इंडिविजुअल वेरिएशन होता है ना वो भी डिपेंड करता है किस पे, हेरिडिटी पे और एनवायरनमेंट पे, कि आपको वो कुछ क्या होता है जेनेटिकली भी होता है और जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पे। 30th क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आपका जो CDP वाला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का वो खत्म हो जाएगा। 30th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। अब यहाँ पे सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन सी होती है, तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी, ठीक है। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है ना, इसमें क्या आता है आपका, फैमिली आती है, ओके। फैमिली या फिर इमीडिएट फैमिली, जो आपकी फैमिली के आसपास का है बहुत, लाइक आपका नेबरहुड हो गया, वो सब किस में आ जाते हैं, आपके प्राइमरी एजेंसी में आ जाते हैं, ओके। फिर जब बच्चा थोड़े दिन बाद स्कूल वगैरह जाने लगता है अपने और आसपास फ्रेंड्स वगैरह से मिलता है, वो सब किस में आ जाते हैं, आपके सेकेंडरी एजेंसी में आ जाते हैं। तो ध्यान रखना जो फैमिली है ना आपकी वो किस में आती है, प्राइमरी एजेंसी में आती है, ओके। तो ऑप्शन देखो, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी पूछा है इसने, ठीक है। तो फैमिली तो इसके अंदर नहीं आती, ये गलत हो गया हमारा। फिर यहाँ भी फैमिली का ऑप्शन है, ये भी गलत हो गया। और थर्ड ऑप्शन है स्कूल एंड मीडिया, तो इसको देखते हैं। और फोर्थ है हमारा मीडिया एंड नेबरहुड। तो देखो नेबरहुड भी ना कहीं आपकी प्राइमरी एजेंसी में ही आ जाता है, क्योंकि बहुत क्लोज होते हैं आपके, आप स्कूल भी नहीं जाते तब भी अपने नेबर से इंटरेक्ट करने लगता है बच्चा, लाइक बाहर अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ खेलता है वो। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, स्कूल एंड मीडिया। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आई होप जितना भी हमने किया है यहाँ पे सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और कमेंट जरूर किया करो भाई, आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, या फिर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो मुझे, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेटेड फील होगा कि हाँ भाई बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मैं भी और ज़्यादा जल्दी जल्दी वीडियोज़ लेके आऊँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।